जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने नेक्स्ट पढ़ना है हजरत उमर फारूक के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक को। तो इस लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस करना है हजरत उमर फारूक को। तो हजरत उमर फारूक जो है वो हमारे पास दूसरे खलीफा है। ठीक है, ये जब मैंने आपको पिछला लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हजरत उमर फारूक को जो है ना, वो हजरत अबू बकर सदीक ने अपनी जिंदगी में ही जो है वो खलीफा नामजद कर दिया था। इनका जो टोटल टेन्योर अगर देखा जाए हजरत उमर फारूक का, तो ये हमारे पास है 634। ठीक है, 634 एडी से लेकर हमारे पास है 644 एडी। ये तकरीबन ना हमारे पास 13 से, ठीक है, 10 साल बनते हैं। 13 से 23 हिजरी इनका जो है वो, ये इनका टेन्योर है। ठीक है, आपने हिजरी में भी याद करना है और आपने एडी में भी याद करना है। अब इसके बाद आपका जो नेम था, ठीक है, आपका नाम जो है वो उमर था। ठीक है, नेम क्या थी, आपका नाम क्या था, उमर था। ठीक है, और अगर कुनियत की बात की जाए तो इनकी जो कुनियत थी वो थी अबू हफस। ठीक है, अबू हफस। ठीक है, अपनी बेटी हजरत हफ्जा की वजह से इनकी जो बेटी है उनका नाम है, ठीक है, इनकी डॉटर का नाम क्या है, इनकी डॉटर का नाम है हफ्जा। अमीरुल मोमिनीन है, उम्मुल मोमिनीन सॉरी। ठीक है, हफ्सा है, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। ठीक है, अमीरुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन सॉरी। तो आपका नाम क्या है, उमर, आपके डॉक्टर का नाम था हफ्जा, तो उसकी वजह से आपकी जो कुनियत थी वो अबू हफस था। अब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही इन्हें जो है वो फारूक का टाइटल मिला था। ठीक है, इनका टाइटल क्या है, फारूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फारूक का टाइटल दिया था। हक और बातिल में फर्क करने वाले, फारूक किसे कहते हैं, हक और बातिल में फर्क करने वाले, हक और बातिल में फर्क करने वाले। अच्छा, अब आपके वालिद का नाम क्या था, ये भी पेपर में पूछा जाता है। किताब बिन नौफल था। ठीक है, आपके वालिद का नाम क्या था, किताब बिन नौफल। आप सल्लल्लाहु अलैहि ये जो आप थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 13 साल बाद पैदा हुए थे। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश थी वो 570 एडी में हुई थी। तो इनकी जो पैदाइश थी वो 584 में हुई थी। ठीक है, और 584 में मक्का में ये पैदा हुए थे। आप कबीला कुरैश की शाख थी बनु अदी। ठीक है, उससे ये ताल्लुक रखते थे। ठीक है, कबीला कुरैश की ये शाख है बनु अदी, इससे आप ताल्लुक रखते थे। और आपका जो सिलसिला है ना वो काब से जा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 8वीं पुश्त है ना, 8 नंबर पर। ठीक है, 8वीं पुश्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काब से जा मिलता है। ठीक है, काब, ये भी आपने याद रखना है, 8वीं पुश्त से काब से जा मिलता है। अमीरुल मोमिनीन का इन्होंने जो लकब जो है वो इख्तियार किया। अच्छा, उसमें इसके अलावा ये जो है बड़े क्या कहते हैं, शुजाअत और बहादुरी, पहलवानी, कुश्ती वगैरह में, ठीक है, ये सारी इनकी नुमाया जो है वो खूबी है। इसके बाद एक अहम क्वेश्चन है कि इन्होंने जो है वो 6 नबी को इस्लाम कबूल किया। ठीक है, 6 नबी में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। 6 नबी में सूरह ताहा की तलावत सुनकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि सूरह ताहा की तलावत सुनकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। आज उनके बारे मतलब आपके बारे ना जो हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी दुआ कबूल हुई। ठीक है, कुरैश मक्का के उकसाने पर ये ना, इन्हें कुरैश मक्का ने उकसाया था। तो उनके उकसाने पर ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से ये निकले थे। तो इनकी जो बहन थे और बहनोई, वो दोनों ना मुसलमान हो चुके थे।
तो उस पर इन्होंने तशद्दुद किया। और इस दौरान कुरान की आवाज जो है ना वो कानों में पड़ चुकी थी। जब इन्होंने सूरह ताहा की तिलावत सुनी तो इनकी कह लें कि दिल की दुनिया ही बदल गई। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी वो कबूल हो गई कि "ऐ अल्लाह मतलब उन्होंने दुआ की थी कि "ऐ अल्लाह ये जो उमर है ना उमर इनके जरिए इस्लाम को अजमत और इज्जत अता फरमा"। ठीक है। तो उनकी दुआ कबूल हुई, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस्लाम कबूल करने के बाद आप तमाम सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। तो हजरत उमर का जो कबूल इस्लाम का वाकया है वो कब का है? 6 नबी का। ठीक है। तो आपकी तब जो एज थी ना जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो आपकी जो एज थी वो 32 ईयर्स थी। ठीक है, 32 ईयर्स जो है वो इनकी एज थी जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब तमाम गज़वात में इन्होंने हिस्सा लिया था ऑलमोस्ट। और सुलह हुदैबिया के मौका पर भी मतलब ये थे। अब इनको खिलाफत कैसे मिली थी थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। तो 13 हिजरी में ना 13 हिजरी में ही वफात हुई थी ना हजरत अबू बकर सदीक की। तो जो खलीफा अव्वल थे हजरत अबू बकर सदीक, जब वो बीमार हुए तो उनकी जो खिलाफत के जो सारे काम थे ना वो हजरत उमर फारूक इमामत के मतलब फराइज इंजाम देते थे इमामत के बातों में। तो जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो तमाम सहाबा को बुलाया और हजरत उमर के बारे में उन्होंने राय ली। तो तमाम सहाबा ने कहा कि नहीं नहीं वो बहुत ज्यादा सख्त है। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मैं अपने रब को जवाब दे सकूंगा कि खुदाया मैंने तेरे बंदों में ऐसे शख्स को चुना है जो मतलब इस जो खलीफा का जो मनसब है उसके लिए वो सबसे ज्यादा जो है वो अहल था। ठीक है, एलिजिबल था। तो इस तरह मतलब उनको खलीफा चुना था। अच्छा, उसके बाद जब हिजरत मदीना हुई तब भी मतलब इन्होंने जो है ना साहबा के साथ हिजरत मदीना की इन्होंने। ठीक है। फिर मदीना में जब ये पहुंचे थे तो तब नमाज के लिए ना बुलाने का कोई तरीका नहीं था। तो फिर हजरत उमर ने मशवरा दिया था ये अजान वाला। ठीक है। तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उस वक्त हजरत बिलाल को हुक्म दिया था कि वो अजान दे। अब हम जरा इनके ना इन्होंने कितनी अहादीस लिखी? 63। अब हम इनके दौर की जरा थोड़ी सी जंगें देख लेते हैं कि इनके दौर में जो है वो कौन कौन सी जंग हुई थी। तो इनके जो दौर में सबसे पहले हमारे पास आती है जंगे कादसिया। पहले हम ये पढ़ें। ठीक है। वो बाकी साइड्स भी हम करेंगे थोड़ा सा इन्होंने जिस तरह से किया है। इनके ना दौर में दो मशहूर रियासतें थी। टू कह लें फेमस स्टेट्स थी। टू फेमस स्टेट्स थी। वो कौन कौन सी थी? कैसरो कसरा। कैसरो कसरा। ठीक है। कैसर मीन रोमन एम्पायर, रोमन्स थे। और कसरा मीन पर्शियन एम्पायर। ठीक है, पारसी थे। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जंग कादसिया के बारे में। तो जंग कादसिया जो थी ना ये जंग कुदसिया नहीं है, जंग कादसिया है। तो ये जो जंग कादसिया थी ये 636 एडी में हुई थी। ठीक है, 636 एडी में। तो इसमें जो लीड कर रहे थे मतलब लीडर जो थे वो कौन थे? हजरत साद बिन अबी वकास। ठीक है। लीडर कौन थे? हजरत। ठीक है, आपको ज्यादातर जो है वो इंग्लिश में ही आएगी इस्लाम में। साद बिन अबी वकास। ठीक है, ये इनके लीडर थे जंगे कादसिया में। और ये किनके खिलाफ थी? जंगे कादसिया जो थी ये पर्शियंस के खिलाफ थी। ठीक है। तो पर्शियंस की तरफ से कौन था? पर्शियंस की तरफ से इसके अंदर रुस्तम था। ठीक है। पर्शियंस की तरफ से कौन था?
रुस्तम था, ठीक है। पर्शियंस मतलब ईरानियों के खिलाफ ये जंग थी, जंगे कादसिया, ये भी आपने याद रखना। इसमें ये इनका जो मशहूर सिपह सलार था रुस्तम, ये इस जंग में मारा गया था। इसके बाद ना तकरीबन 1 लाख की आर्मी थी, 1 लाख की। और मुसलमानों की तादाद जो थी वो इस जंग में, मतलब ये लीड कर रहे थे, तो इनकी जो तादाद थी वो 30,000 थी। मुसलमान ये जीत जाते हैं और रुस्तम इसके अंदर कत्ल हो जाता है। और मतलब ये जंग कादसिया के बारे में जो है वो आपने याद। उसके बाद फिर अगली जो थी वो थी जंगे यरमूक, ठीक है। और भी हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। जंगे यरमूक थी। तो जंगे यरमूक जो है ये भी 636 एडी का है, ठीक है। ये किनके खिलाफ थी? ये रोमन्स के खिलाफ, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि किनके खिलाफ थी ये, रोमन्स के खिलाफ थी, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कौन था एक साइड पे? इसमें ना पहले तो जो सिपह सलार थे वो हजरत खालिद बिन वलीद थे। बाद में हजरत उमर फारूक ने ना अबू बैदा बिन जराह को, हजरत अबू बैदा को सिपह सलार मुंतखब किया था। तो ये दोनों ही थे मुसलमानों की तरफ से। जो अबू उबैदा जो जो थे ये सिपह सलार थे इनके, और साथ इनके खालिद बिन वलीद भी थे, ठीक है। तो इनके पास तकरीबन 40,000 की आर्मीज थी। और जो रोमन्स थे इनके पास 1,20,000 की आर्मी, जिसमें से 5,000 जो है वो कत्ल हो गए। और इनकी जो 40,000 की आर्मी थी इसमें से 8,000 जो है वो कत्ल हुए। तो मुसलमान जो है ना, मुस्लिम्स बोर्न, ठीक है, मुसलमान जो है वो ये जंग जीत गए थे। तो फातेह शाम कहलाते, ठीक है, शाम को फतह किया था ना। तो फातेह शाम किसे कहा जाता है? फातेह शाम कहा जाता है हजरत खालिद बिन वलीद को, ठीक है। खालिद बिन वलीद को क्या कहा जाता है? फातेह शाम। शाम फतह किया था इन्होंने, कॉन्क्योर ऑफ साइरिया। अच्छा, उसके बाद मिस्र भी फतह किया गया था, ठीक है। वो भी हम जरा देखते हैं। इसके बाद मिस्र भी फतह किया गया था। तो उसके लिए ना, मिस्र को फतह करने के लिए किसको भेजा गया था? आमिर बिन आस को। अमर बिन आस कहाँ पे, कहीं पे ना ये उमरू बिन अल आस है, ठीक है। ये ये है, ठीक है, उमरू बिन अल आस। इन्हें कहा जाता है कॉन्करर ऑफ इजिप्ट, ठीक है। मतलब ये फातेह मिस्र है, मिस्र को फतह करने वाले। और इसको इनको कहा जाता है ब्रेन ऑफ अरब, ठीक है। क्या कहा जाता है इन्हें? ब्रेन ऑफ अरब भी कहा जाता है। अच्छा, उसमें अभी हम एक और चीज पढ़ते हैं इसमें अभी। इसमें ना अभी हमारे पास एक दो रह गई है, बैटल ऑफ नहावन, ठीक है। वो भी हम जरा इसके अंदर देख लेते हैं। पीछे हमारे पास थी बैटल ऑफ नहावन, ठीक है। ये हुई थी 642 एडी के अंदर, बैटल ऑफ नहावन जो थी। ये जो थी ना, ये मुसलमान और ईरानियों के दरमियान आखिरी जंग थी, ठीक है। किस किस के दरमियान थी ये? बिटवीन मुस्लिम्स एंड पर्शियंस। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर में पूछी जाती है कि ये जंग किन किन के दरमियान हुई थी। तो बैटल ऑफ नहावन जो हुई थी ये बिटवीन मुस्लिम्स एंड पर्शियंस। तो एक साइड पे ना इनके पास इसमें जो ईरानियों का जो किंग था, इन मुस्लिम्स की तरफ से जो थे वो साद बिन अबी वकास थे, ठीक है। मुसलमानों की तरफ से कौन था? साद बिन
अभी वकास, ठीक है, बैटल ऑफ नहावन में। और इधर पर्शियंस की तरफ से इसके अंदर फिरोज था, ठीक है। तो फातेह ईरान हजरत साद बिन अबी वकास को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फातेह ईरान, ठीक है, फातेह ईरान कहा जाता है, कॉन्करर ऑफ ईरान। और ये ईरान जो है वो कब फतह हुआ था? हजरत उमर के दौर में, ठीक है, हजरत उमर फारूक के दौर में जो है ये फतह हुआ। अच्छा, अब एक चीज रह गई हमारी, बैटल ऑफ ब्रिजेस, जिसे कहा जाता है जंगे जुसर। वो भी इनके दौर में हुई थी, बैटल ऑफ ब्रिजेस 634 AD में ही हुई थी, ठीक है। ये सबसे पहली जंग थी ईरानियों के खिलाफ, ये सबसे पहली जंग थी बैटल ऑफ ब्रिजेस। और जो नहावन थी वो सबसे आखिरी जंग थी, ठीक है। ये भी बिटवीन मुस्लिम्स एंड इरानियंस, बिटवीन मुस्लिम्स एंड इरानियंस, ठीक है, पर्शियंस या इरानियंस, तो वो आप देख लीजिएगा। अब इसमें एक साइड पे जो मुस्लिम्स की तरफ कौन थे? अबू उबैद सख्फी थे, ठीक है, अबू उबैद सख्फी। और उसके साथ मसना बिन हारसा थे, मसना बिन हारसा, ठीक है। बैटल ऑफ ब्रिजेस को उर्दू में कहते हैं जंगे जुसर, ताकि आपको उर्दू में भी आएगा, आपको पता हो। तो इनके पास जो है वो 10,000 की आर्मी थी। और यहाँ पे जो पर्शियंस की तरफ से थे, पर्शियंस की तरफ से यहाँ पे जूलिनास, इसके पास भी 10,000 की आर्मी थी। लेकिन ज्यादा तादाद में इनके पास एलिफेंट्स थे, ठीक है, हाथी। ये जो जंग थे ना, ये मुसलमान हार गए थे, ठीक है, क्योंकि ये हाथियों के सूंड काटने में मसरूफ हो गए थे। तो एक हाथी ने पाँव रख दिया और मतलब वो शहीद हो। ये जो जंगें थी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। और इसके बाद अगर इसमें जानने वाला है, अच्छा, बैतुल मुकद्दस जो था ना, बैतुल मुकद्दस, ये भी हजरत उमर फारूक के दौर में पता हुआ था, ठीक है, बैतुल मुकद्दस। ये भी हजरत हजरत उमर फारूक के दौर में फतह हुआ, ठीक है, हजरत उमर फारूक के दौर में ये फतह हुआ था, ठीक है, बैतुल मुकद्दस। और इसकी चाबी भी सबसे पहले आपके पास आई थी। और बैतुल मुकद्दस कहाँ पे है? आपको पता है कि बैतुल मुकद्दस कहाँ पे है? फलस्तीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जरा इसका देख लेते हैं कि इन्होंने काम कौन कौन से करवाए थे जो इम्पोर्टेंट। वैसे तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम करवाए थे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है हम जस्ट वो मतलब उसी को ही इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने हिजरी कैलेंडर स्टार्ट करवाया, ठीक है, हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ 16 हिजरी के अंदर, मतलब माइग्रेशन के बाद। और इन्होंने जो है अपने एम्पायर को, कहीं पे आता है कि उन्होंने 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, कहीं पे आता है कि 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया। तो ज्यादा जो ऑथेंटिक है ना, वैसे 8 है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पुलिस का मुहकमा जो है वो बनाया, एग्जाइल पनिशमेंट, ठीक है, वो दी। और पहला जो इनका जासूसी का निज़ाम इनका है, केनाल सिस्टम इन्होंने बनवाया, पहली सेंसस इन्होंने करवाई, मतलब मरदमशुमारी। इसके अलावा इनका जो आप कह लें कि जासूसी का निज़ाम इन्होंने मुतारिफ करवाया, शहर बसाए इन्होंने, कूफा शहर जो है वो इन्होंने बनाया, बैतुल माल का डिपार्टमेंट बनाया इन्होंने। शराब की भी बकायदा सजा इन्होंने मुकर्रर की थी, 80 लैशेस, ठीक है, इंग्लिश में होगा तो वो 80 लैशेस होगा, उर्दू में होगा तो 80 कोड़े। बाकी हमने पढ़ लिया कि इनके दौर में दो बड़ी बड़ी जंगें थी, सॉरी, बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई, और दो मशहूर जो है वो इनके दौर में रियासतें थी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकी वफात जो है वो कैसे हुई थी। तो इनकी जो शहादत है, ये फजर की नमाज की इमामत करवा रहे थे,
जस्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, ये फजर की ना फजर की नमाज की इमामत करवा रहे थे। फजर की नमाज की इमामत करवा रहे थे, और तब था 644 AD। तो एक मजूसी था, उसका नाम था अबू लुलू फिरोज। ये भी आपने याद है, अबू लुलू फिरोज। ठीक है। उसने क्या किया, खंजर से, मतलब जहर से भरा हुआ खंजर था। वो जेर नाफ इन्होंने हमला किया, आप गिर पड़े। तो आपने जख्मी हालत में ना अब्दुलरहमान बिन औफ, ठीक है, उनको आगे किया, तो उन्होंने नमाज जो है वो मुकम्मल करवाई। और उसके जख्मी होने के ना 3 दिन बाद, ठीक है, जख्मी होने के आफ्टर जो है 3 डेज, ये यकम मुहर्रम को शहादत हुआ। ठीक है, यकम मुहर्रम को जो है वो हजरत उमर फारूक की शहादत हो गई। नमाज जनाजा जो है, इनकी जो नमाज जनाजा थी, फुनरल प्रेयर, तो क्या कहते हैं, फुनरल प्रेयर, जो इनकी नमाज जनाजा थी वो किन्होंने पढ़ाई, सुहेब रूमी ने। ठीक है, सुहेब रूमी ने जो है वो इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और आपकी जो एज थी वो टोटल थी 60 इयर्स। ठीक है, एज कितनी थी आपकी, 60 इयर्स जो है वो आपकी एज थी। तो आपकी शहादत के मुतालिक इन्होंने ना फिर आगे 6 अरकान पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी, जिन्होंने फिर आगे हजरत उस्मान को जो है वो सिलेक्ट किया था एज अ खलीफा। तो वो सारे अशरा मुबशरा में ही आते हैं। तो आपका टोटल टेन्योर कितना था, ये हमने पढ़ा था। टोटल टेन्योर आपका है 10 years 6 months and 4 days। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये आप दफन है। तो ये हमारा आज हजरत उमर फारूक का जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हमारा जो नेक्स्ट हजरत उस्मान और हजरत अली है वो हम इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में जो है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह आपका खिलाफत पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट भी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।